देखो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम लोगों ने जो क्लास 11th पढ़ के रखा है, ठीक है, अ, उसमें हम लोगों ने मेनली पढ़ा था मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स के बारे में जैसे कि बॉल मूव करती है, आदमी मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चार्ज। तो देखो मैकेनिक्स और इस चैप्टर में क्या फ़र्क है एक्चुअली देखो, जो चैप्टर्स तुम लोगों ने पहले पढ़े थे ना, वो चैप्टर्स अ वो चैप्टर्स की फ़ील लेना पता ज़्यादा आसान आसान थी। फ़ील लेना इसलिए आसान थी बिकॉज़ पता है हम लोग ये देखते थे कि अ कि जैसे कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, लेकिन तुम पता है तुम अपने डे टू डे लाइफ़ में कभी चार्ज को नहीं देखोगे। ये चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में पढ़ने में फ़ील थोड़ी कम आती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि ये चैप्टर्स जो भी है ना 12th के, जब तुम्हारे सामने नीट के या तुम्हारे सामने जब आईआईटी के क्वेश्चन्स आएँगे ना, तो इन चैप्टरों से क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें के ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हो सकता है। ठीक है? तो एक तरह से इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि फ़ील्ड इसकी डि एडवांटेज ये है कि इसके न्यूमेरिकल्स करना आसान होते हैं और इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसकी फ़ील थोड़ी कम आती है। ठीक है? और ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना इसमें, हम लोग जो भी बेसिक थ्योरी है, ठीक है? जैसे कि फ्रिक्शन, एसएचएम, जो भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था, मोमेंटम, कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद क्या कहते हैं वेक्टर्स, ये सब के सब थ्योरीज़ यहाँ पे इस चैप्टर में भी हमको यूज़ पड़ेगी। कंप्लीट हमको यहाँ पे यूज़ पड़ेगा, ठीक है? जैसे-जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे ना, मैं तुम लोग को ना इसका बेसिक रिवीजन करवाता रहूँगा। इसका जो बेसिक रिवीजन है ना, ठीक है? वो हम लोग को बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ आना चाहिए चैप्टर को पूरा समझने के लिए। जब मैं बताऊँगा तुम घर पे उसको अच्छे से रिवाइज़ भी कर लेना, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ चार्ज? एकदम बेसिक चीज़, ठीक है? तो चार्ज के बारे में हमको पता है, चार्ज अगर डेफिनिशन बोला जाए, ठीक है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ इंट्रिंसिक, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? उसकी इंटरनल खुद की, ठीक है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे अब कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है? ऐसे हर पार्टिकल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है अंदर की, ड्यू टू व्हिच इट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है? तो तुम लोग अच्छे से नोट कर जाओगे। अब प्लीज़ सुनो, मैं देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11 चला गया है, ठीक है? तुमने पढ़ाई की या नहीं की, ठीक है? 12th में सबको आना है। लेकिन क्लास 12th में ये जो कोविड वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, ठीक है? मुश्किल से देखो 10 अप्रैल तक बोला जा रहा है कि क्लासेस हम लोग ऑनलाइन चालू चालू कर देंगे, ठीक है? ऑफलाइन 10 तक की ऑनलाइन 10 तक की ही है, ठीक है, 10 अप्रैल तक की। तो जब तुम क्लास में आओगे ना, तो मेरे को ना हर बच्चे का प्रॉपर नोट्स कंप्लीट चाहिए बिकॉज़ 12th में जो तुमको मार्क्स आएँगे ना, ठीक है, वो ये बात पे डिपेंड करते हैं कि तुम अपने जो भी तुमको पढ़ाया गया तुमने उसको
कैसे सजा करके और कैसे संभाल के तुमने उसको रखा है, ठीक है? तुमको ना एक-एक चीज़ को अच्छे से नोट भी करते जाना है, ठीक है? तो इस चार्ज की डेफिनेशन को सबको कॉपी में लिख लो। ठीक है? उसके बाद कुछ बेसिक बातें और ये डेफिनेशन लिख लो। यूनिट ऑफ चार्ज इज़ काम करो पहले मैं लिखता हूँ सिंबल ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ना वो क्यू होता है। जैसे कैसे मास के लिए ठीक है, एम होता है, टाइम के लिए टी होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट हो जाता है। कुछ-कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं पॉइंट वाइज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो चार्ज होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला हो जाता है पॉजिटिव और दूसरा हो जाता है नेगेटिव, ठीक है? और ये पता होगा कि अगर मान लो 2 सिमिलर चार्ज है प्लस-प्लस या प्लस-माइनस-माइनस तो इनके बीच में क्या होता है प्यार होता है, ठीक है? ये प्यार इनके बीच में दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है, ये क्या करते हैं हमेशा एक-दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ये रिपल्शन होता है। और अगर मान लो प्लस और माइनस है, अपोज़िट नेचर के, तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में हमेशा प्यार होता है। तो 2 टाइप ऑफ चार्ज हो गए। अब यहाँ पर अ, चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नाम दिया गया? क्या किसने नाम दिया? तो ये तो एक एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पर्सन ने अपनी जान को दाँव पे लगाई थी, ठीक है? और याद है कहानी तुम लोगों ने पढ़ी थी इसकी कि एक आदमी था जो कि बारिश के टाइम में पतंग उड़ाया था और नीचे धागे के नीचे ना वो चाबी लगा दी थी। तो उसको तो वहाँ पे वो प्रूव किया था कि वहाँ पे ऐसे बिजली बनती है, ठीक है? ये वही साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है? वो काइट उड़ाने वाला जो था। ये बंदा था जिसने चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था। नेम चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? अब सोचो ऐसा क्या उसके दिमाग में आया कि उसने चार्ज को प्लस और माइनस का नाम दे दिया? राम श्याम, ठीक है? क्या कहते हैं छोटू-मोटू कुछ भी नाम दे सकता था। तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव में नाम क्यों दिया? ठीक है? तो उसने क्या देखा कि अगर मान लो फिजिक्स में तुम अगर कोई चीज़ अगर केमिस्ट्री में देखो H2 प्लस Cl2 तो हमें क्या देता है? HCl देता है। हम अगर केमिस्ट्री में 2 चीज़ को जोड़ते हैं तो हमको तीसरी चीज़ मिलती है। लेकिन फिजिक्स में हमने क्या देखा है कि अगर हमने प्लस को और माइनस को जोड़ा ना तो हमें कुछ नहीं मिलता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो तो न्यूट्रल मिल गया तो बोला कि ऐसा कहाँ पर होता है कि 2 चीज़ को जोड़ो और कुछ ना मिले? तो उसके दिमाग में आई बात मैथ्स की। बोला +5 -5 इक्वल टू 0 तो वहाँ से उसने देखा कि अगर हम लोग जैसे नंबर्स ऐड होते हैं ना, ठीक है? वैसे ही ये जो नई चीज़ पाई गई थी चार्ज वैसे वो भी ऐड होती है। तो उसके दिमाग में ये बात है कि क्यों ना हम इनको भी जैसे पॉज़िटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हम यहाँ पे पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्ज बोल दें, ठीक है? तो इसलिए वहाँ से इंस्पायर होके इसने नाम दिया प्लस और माइनस, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं कि नेम इट बिकॉज़ द चार्जेस ओबे रूल्स ऑफ algebraic addition as seen in integers in math, ठीक है?
तो दिस इज द रीजन। अगर तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, व्हाई द चार्जेस आर नेम्ड, बिकॉज़ चार्जेस ओबे द रूल्स ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन एज़ सीन इन इंटीजर्स, ठीक है, इतना तुम लिख करके आ जाओगे, ठीक है। ये सब नोट कर देना अपनी नोटबुक में, एकदम अच्छे से प्यार से सजा करके नोट्स बना करके लिखना, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अगर देखो, अगर तुमको नोट करने में दिक्कत हो, लगे कि तुम किस सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ओके पूजा, तो मुझे सामने से बोल दो, ठीक है, कि सर हम लोग को नोट करने का टाइम चाहिए। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग क्या स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे और फिर घर पे तुमको टाइम नहीं मिल पाता, या तुम आलस कर जाते हो उसको कॉपी में नोट करने के लिए। तुम्हें अगर ऐसा लगे तो मुझे बोल दो कि सर मैं नोट कर रहा हूँ या नोट कर रही हूँ, और मेरे को उतना टाइम चाहिए लिखने, ठीक है, तो मैं तुमको उतना टाइम दे दूंगा। लेकिन नोट्स प्रॉपर सबके बने होने चाहिए। तुम याद रखना एक चीज, तुम्हारे फिजिक्स में 12th में तुमको नोट्स ही हेल्प करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक तुमको हेल्प नहीं करने वाली है। एग्जाम के एक दिन पहले जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे ना, तो उसके पहले तुमको लगभग फॉर 35 चैप्टर्स, 35 के 40 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में। और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, मैं क्या बोलूं, 100 डेरिवेशन होंगे, वो भी बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। कितने सारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, और तुमको लगता है कि तुमको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, और उस छुट्टी में तुमको लगभग 1500 से 1600 की पेज की किताब तुमको रिवाइज करनी होती है। अब उस समय तुमको क्या लगता है, तुमको कर लोगे 4 दिन के अंदर क्या? ऐसा नहीं होता है। तो तुमको उस समय जो चीज़ हेल्प करेगी, तुम्हारे प्योरली तुम्हारे लिखे हुए खुद के नोट्स ही हेल्प करेंगे। बाजू वाले से छापोगे तो वो भी हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है? इसलिए हाँ, 40 चैप्टर है। मतलब 40 मतलब एक्चुअली अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो 14 चैप्टर्स है, और तुम्हारे बुक में एक ही चैप्टर को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना? ऐसा। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उनका क्या कहते हैं, एक चैप्टर है तो तुम्हारे बुक में उसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट, स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तुमको दुनिया में ना इससे छोटा चार्ज नहीं मिल सकता। हालांकि मैं लिख देता हूँ कि क्वार्क्स के चार्ज होते हैं प्लस E/3। ये क्वार्क एक पार्टिकल होता है जिसका चार्ज ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस पे नहीं है, ठीक है। हमको यही चीज अभी भी याद रखनी है, नॉट इन सिलेबस, क्लियर। और दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कभी भी तुमको ये हमेशा साथ ही मिलेगी, ठीक है, कभी इसको अलग नहीं कर सकते दो क्वार्क। तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए आपको आज भी यही याद रखना है कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चार्ज किसके पास होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है, चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। तो उनका मास भी हमें याद रखना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31
kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। हालांकि तुम लोग को डेटा एग्जाम में दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी तुमको ये डेटा कैसा याद होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, 6 पॉइंट, एक बॉडी है, हमने क्या किया, ये दूसरा बॉडी है, ए से हमने चार्ज को डाला बी में। जब ए से चार्ज हम बी में डालेंगे तो ए में क्या होगा, चार्ज की कमी हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को लिया, इस पे डाला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात क्या देखी गई है कि ए में जो चार्ज आएगा वो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, प्लस माइनस ई हो जाएगा, क्यू ऑन ए, चार्ज ऑन, और चार्ज ऑन बी क्या हो जाएगा, वो वो माइनस एन ई हो जाएगा, मतलब ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हमेशा याद रखना। पता है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज निकल करके आती है 6 पॉइंट में, एंड दैट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। एक बार तुमको एग्जांपल देता हूँ। एक मान लो हलवाई है, ठीक है। वो हलवाई क्या करता है, वो हलवाई जो है वो ऐसे करके ना रसगुल्ले बेचता है, ठीक है। काले वाले गुलाब जामुन बेचता है वो, ठीक है। और वो बोला कि उसने एक रसगुल्ले का दाम रख दिया है ₹10। बोला कि 10 रुपए का एक रसगुल्ला है। अब वो हलवाई जो है जब रात में अपना काम रसगुल्ले बेच के निकलेगा तो एक बात तो पक्की है कि उसके पास या तो ₹100 होंगे, या ₹150 होगा, या 120 होगा। एक बात तो पक्की है कि उसके पास ₹95 नहीं हो सकता है, उसके पास ₹82 नहीं हो सकता है, क्योंकि रसगुल्ले का दाम ही ₹10 है। तो अगर ₹10 है तो जो भी आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 10 में आएगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई ऐसा अमाउंट आ रहा है, ना तो कोई अमाउंट जा रहा है। तो जो भी अमाउंट होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 में होगा। इन द सेम वे सबसे छोटा अमाउंट कितना होगा, उसके पास ₹10 होता है। इन द सेम वे जो दुनिया में हमको चार्ज मिलते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, सबसे छोटे चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। जैसे चार्ज हमें क्या मिल सकता है, हमें चार्ज मिल सकता है ई, 5e, 10e। पूछा जाएगा कि क्या हमें चार्ज 1.2e मिल सकता है, आंसर इज नो। क्या हमें चार्ज 3.2e मिल सकता है, आंसर इज नो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आई सबको बात समझ में। ये जो चार्ज हमको मिलते हैं नेचर में वो इंटीग्रल मल्टीपल के होते हैं ई के। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इट, according to it, charges occurring in nature are in integral multiple of e, full stop, q equals to plus minus n e, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चार्ज की एक्सप्रेशन, q equals to plus minus n e, ठीक है। इसको नोट करो। और इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, क्या नेचर में चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमने इसको डिवाइड किया किसके साथ, 1.6 इंटू 10⁻⁹ के साथ। इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आएगा 2। तो आंसर मेरा क्या होगा, यस। क्या 4.8 इंटू 10⁻⁹ से होगा, हमने इसको डिवाइड किया सबसे छोटे चार्ज से, आंसर आएगा 3, यस। क्या 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम क्या होगा, इसको डिवाइड किया इससे, आंसर आएगा कुछ
3.1 समथिंग, इंटीजर नहीं है। तो या ऐसे करके हम लोग डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि चार्ज होगा कि नहीं होगा। ठीक है। हमने हमसे पूछा क्या? हाँ, इतना इतना नोट कर लो। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुमको करने के लिए वो आने चाहिए। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना ऑकरिंग की नेचर आई इंटीरियर। ठीक है। अ, और ये जो क्वांटम नेचर होता है ना, जब तुम लोग इस पे पता है पूरी की पूरी ब्रांच ही है फिजिक्स की, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तुम लोग जब लास्ट में आकर के मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो वहां भी पढ़ोगे एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, बहुत सारी चीजें क्वांटाइज होती है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा कौन सा नंबर था ये? सिक्स हो गया था। सेवन। सेवन पे देखो, एक एग्जांपल लो। एक ऐसे करके मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे चार्ज है +2 कूलम, यहाँ चार्ज है +4 कूलम, यहाँ चार्ज है -3 कूलम। अचानक से क्या होता है, इसके अंदर कुछ कुछ होता है। ठीक है। कुछ कुछ होता है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाता है +1 कूलम, यहाँ चार्ज हो जाता है +3 कूलम, और यहाँ पे चार्ज कुछ हो जाता है एक्स। पूछा गया ये चार्ज एक्स क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? +2 +4 -3 इक्वल टू, ये पहले टोटल चार्ज 2 + 4 बैलेंस से लिखा। अब यहाँ लिखते हैं +1 +3, और ये क्या हो गया? एक्स हो गया। ये एक्स क्या होगा? पहले सारे चार्ज को ऐड कर लो कुछ कुछ होने से पहले, बाद में चार्ज को ऐड कर लो कुछ कुछ होने के बाद। 2 + 4 6, 6 - 3 3, 3 + 1 4, 4 + x, x हो जाएगा -1। दिस इज आंसर। मैंने किया क्या? मैंने तुम्हें बिना बताए एक कंसेप्ट यूज किया, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? ये कंसेप्ट मैंने यूज किया तुमको ये समझाने के लिए। ये क्या इसको लिखते हैं? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड से मतलब जो अलग रहते हैं, बिल्कुल से अलग, जो बाहरी दुनिया से अलग हो। टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। पूछता, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। ठीक है। अब चार्ज पहले जितना चार्ज होगा और जो बाद में जितना चार्ज होगा, दोनों कैसा रहता है? सेम रहता है।
अब चार्ज को ना पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे देखो मुझे पता पहले कितना था 2, 4, -3 बाद में कितना हो गया 1 + 3 + x ये आ गया। और जब तुम लोग आगे जाकर के पढ़ोगे, तुम लोग क्या-क्या सीखोगे? जैसे कि तुम सीखोगे कि जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ तुम देखोगे कि एक ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इलेक्ट्रॉन होता है, एक पार्टिकल होता है पॉज़िट्रॉन, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। जब ये टकराते हैं ना आपस में, तो उससे निकलता है एक अ, एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम फोटॉन कहते हैं। तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस और माइनस 0 और बाद में कितना बनेगा 0 ठीक है? तो ये वहाँ पे हम जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है? हमें अभी इतना इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, मेन तुमको ये चीज़ याद रखनी है कि कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे बेसिकली कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, वैसे कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। मतलब बाहर से कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसे, ठीक है? बाहर से कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। ना अंदर से बाहर जाना चाहिए, ना बाहर से अंदर आना चाहिए। कैसे तुम लोगों ने पढ़ा था, एक बॉक्स है, ठीक है? अंदर हीट आ नहीं सकती है, अंदर से हीट बाहर जा नहीं सकती है। ये क्या हो गया आइसोलेटेड सिस्टम वैसे, ठीक है? आगे देखते हैं, 7 पॉइंट भी हो गया, इसको नोट कर जाना सबको। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम लोग। पॉइंट नंबर 8, चार्जेस एग्जिस्ट विथ मास। चार्जेस कभी भी बिना मास के नहीं हो सकते, ठीक है? ये पॉइंट ठीक है ना? ठीक है? बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक? अब जैसे तुमने मान लो किसी कोई बॉडी को ऐसे सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, तुमने किसी बॉडी को में से इलेक्ट्रॉन निकाले और दूसरे बॉडी में डाल दिए। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसका मास क्या हो जाएगा? मास विल बिकम लेस। इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका इस जब इलेक्ट्रॉन निकला मतलब मास भी निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता ही है, मैंने बोला था अभी 9.1 × 10⁻³ केजी। इसके पास इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका मास क्या होगा? मास विल बिकम मोर। ऐसे सवाल आते हैं कि एक बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज, बताओ स्ट्रिक्टली उसका मास घटा कि बढ़ा? तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो चार्ज जब भी होता है इलेक्ट्रॉन ही निकलता है ना? कि प्रोटॉन तो कभी निकल नहीं सकता, प्रोटॉन अंदर में होता है कैद, और प्रोटॉन बहुत भारी होता है, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। हमेशा ट्रांसफर किसका होता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि वो हल्के होते हैं और बाहर होते हैं ना। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, सारी कहानी इलेक्ट्रॉन पे है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब मास कम हुआ। अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन आया, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब मास बढ़ा, ठीक है? याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा मास विल बिकम लेस, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मास विल बिकम मोर, ठीक है? समझ में आ गई बात?
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक तुमको यहाँ पे ना एक टर्म आता है यहाँ पे Q/M, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, हम लोग पढ़ते हैं बार बार इसको। कोई भी पार्टिकल के चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर दो, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बट चार्ज डज नॉट वैरी विद स्पीड। तो पार्टिकल का जो मास होता है ना, वो घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है, स्पीड की वजह से, ठीक है। अब बहुत हाई स्पीड की वजह से, ये स्पीड जो मैं तुमको स्टेटमेंट लिखा ना मैंने, ऐसा नहीं कि हम रेस पे गए तो दौड़े, हमारा मास था 50 kg, हमारा मास हो गया 200 kg, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब बहुत हाई वेलोसिटी होती है, ठीक है, लाख, 10,000, 50,000, 1,00,000 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल चलता है, तब मास की आपको चेंज ज्यादा दिखता है, ठीक है। ये सब हमारे जो है ना, इसका डिटेल हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। दिस कम्स इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास m इक्वल्स टू m डॉट 1/√- ये फॉर्मूला हो जाता है मास का। v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। खाली दिखाने के लिए कि देखो बॉडी का जो ओरिजिनल मास ये होता है, और नया मास ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लिख दिया मैंने। तो मास चेंज करता है। जब तुम लोग पढ़ोगे ना आगे जा करके, तो क्या देखोगे, एक डिवाइस देखोगे साइक्लोट्रॉन। वो डिवाइस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से भगाता है, सर से भागेगा इलेक्ट्रॉन इस डिवाइस की वजह से। जब भागेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा ना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन उसका जो चार्ज होगा वो फिक्स रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻13 ये फिक्स है। लेकिन मास जो है उसका फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा। वो 9.1 वाला नहीं रहेगा, फिर अलग हो जाएगा कुछ, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में वो है ही नहीं, ठीक है। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि मास जो होता है फिक्स बदलता है, चार्ज नहीं बदलता, इतना सबको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात सबको? इसको नोट कर दो सबको। आज सेकेंड हाफ की क्लास नहीं होगी, ठीक है। आज खाली 40 मिनट की क्लास है। फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और मैं कोशिश यही करूंगा कि जितनी भी क्लास हो, ठीक है, क्लास की फ्रिक्वेंसी कम हो लेकिन डाउट्स की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि देखो तुम लोग थोड़ा घर पे सीरियसली पढ़ना, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाऊँ तुम लोग को ऑनलाइन और तुम लोग को समझ नहीं आए और तुम लोग पूछो भी नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा ना कि क्लासेस के साथ साथ डाउट्स क्लास ज्यादा रखूंगा, ताकि तुम लोग को जो भी छोटी छोटी बातें समझ नहीं है वो पूछ ली जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब क्लासेस ऑफलाइन हो, सर ये भी नहीं आता, सर वो भी नहीं आता, ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा ना। तो तुम लोग को जो भी डाउट्स हो तो तुम लोग बेहिचक पूछो। हालांकि ये सब टॉपिक बहुत इजी इजी है, इस पे कोई डाउट ज्यादा आने के चांसेस नहीं है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। अब आज के हम लोग 1 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक है? आज की क्लास इतना काफ़ी है, ठीक है? जो भी मैंने पढ़ा है ना, घर में बैठ के उसको अच्छे से पढ़ लेना। हालाँकि मैं तुम्हें बता देता हूँ ये चीज़ कि जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, उससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में या स्कूल एग्ज़ाम में आने के सिलेबस पे है सब कुछ हमारे, ठीक है? लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से जब आएगा कूलम्ब्स लॉ। हालाँकि हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, आ जाए 1 मार्क का 2 मार्क का तो हम लोग को आना चाहिए और बेसिक चीज़ हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी इतना और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा और पढ़ाऊँगा चार्ट्स के बारे में और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच विल बी द कूलम्ब, ठीक है? मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर और जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना।